दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारू दत्ता आपटे। दोस्तों आज है 17 अप्रैल। आज ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो हम लोग ऑलरेडी अप्रैल महीने में आ चुके हैं, और दूसरा चीज़ है कि वीकेंड पे इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए और आज इन्फोसिस के शेयर की अच्छी खासी पिटाई हुई। 10% के आसपास इन्फोसिस का शेयर डाउन था। तो दोस्तों ये दो टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज़ पर मी। पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अभी अप्रैल चालू हुआ है, तो अप्रैल में दोस्तों नॉर्मली मैं फिनेंशियल प्लानिंग करता हूँ पूरे एक साल का। ये दोस्तों प्लान करने के पीछे आइडिया ऐसा है कि साल भर में अपना फिक्स कॉस्ट कितना है, अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अपना मतलब अपने खुद का, ये दोस्तों एनालिसिस करने में मतलब साल का कितना खर्चा है और साल का कितना इनकम है, ये करने के पीछे दोस्तों दो तीन कारण हैं। एक तो अपना साल भर में कितना खर्चा होता है, कितना फिक्स कॉस्ट है और कितना वेरिएबल कॉस्ट है, ये इकट्ठा देखने के बाद दोस्तों अपनी आंखें खुली रहती है कि हम साल में कितना खर्चा करते हैं, उसमें से कितना फिक्स है, उसमें से कितना रिक्वायर्ड है और उसमें से कितना रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी हमको दोस्तों जब ये पूरा खर्चा हम इकट्ठा करते हैं, जब भी उसका समेशन करते हैं, कागज़ के ऊपर लिखते हैं या एक्सेल में उसको डालते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि अपना साल का खर्चा कितना है, कितना करना चाहिए, कितना अवॉइडेबल है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कितना है, वो मालूम पड़ता है। और वो खर्चा करने के लिए एंड टू सफाइज दैट एक्सपेंसेस, उसके ऊपर सेविंग करने के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना कमाना है, इसका भी दोस्तों हमको एक फेयर आइडिया आ जाता है। अभी जिनका मंथली इनकम है, जो सैलरी क्लास के पीपल है, उनको तो दोस्तों मंथली इनकम आता ही रहता है, लेकिन उनके लिए भी दोस्तों ये साल भर का जमा खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो फिक्स एक्सपेंसेस है दोस्तों, वो अगर हम लोग कागज़ के ऊपर नहीं लिखेंगे तो ये ऐसे ही होते रहते हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि साल में हमने कितना खर्चा किया। और दोस्तों जिनका मंथली फिक्स इनकम नहीं है, उनके लिए ये ऐसा जमा खर्च या ऐसा कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये करना क्यों दोस्तों ज़रूरी है? अगर हम अपने पूरे एक्सपेंसेस अगर एक्सेल में डालेंगे तो अपनी, जैसा मैंने पहले बोला, आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरे इतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ साल में। खर्चे में दोस्तों क्या क्या आता है? दो कैटेगरीज है। एक है वन टाइम एक्सपेंसेस, दैट में साल में एक बार वो खर्चा हमको करना ही पड़ता है। दूसरा है मंथली वन टाइम, और तीसरा है दोस्तों मंथली रिकरिंग एंड ईयरली रिकरिंग। अभी ईयरली जो वन टाइम एक्सपेंस है दोस्तों, उसमें क्या क्या आता है और उसके लिए फाइनेंस प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो हम लोग घर में रहते हैं उसका म्यूनसिपैलिटी का टैक्स आता है। दैट टैक्स वेरीज फ्रॉम 15,000 टू 1 लाख 2 लाख। अपना जैसा मकान है, जो एरिया में अपना मकान है और जो साइज़ का मकान है, उसके हिसाब से दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स आता है साल में एक बार। सोसाइटी मेंटेनेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, अपना खुद का है, फैमिली का है, लाइफ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस का कॉस्ट है, सर्विसिंग है, एएमसी है, इंटरनेट का बिल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के चार्जेस है, टीवी का जो रिचार्ज होता है उसके चार्जेस है। साल भर में कुछ मेजर इवेंट आने वाला है क्या, बेटा बेटी की शादी है क्या, या अपनी खुद की शादी है, या समझो और कोई फंक्शन है, उसका खर्चा कितना आने वाला है। एजुकेशन का एक्सपेंसेस आजकल बहुत होता है साल में, वो एजुकेशन एक्सपेंसेस क्या है। लाइट बिल अपना मंथली कितना आता है, गैस बिल कितना आता है, इसका दोस्तों पूरे साल भर का टोटल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में से कोई इसको अगर इकट्ठा साल भर का अगर ये लिस्ट करेगा दोस्तों, तो आपको भी हैरत हो जाएगी कि साल भर में मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। और फिर इसमें सेविंग कैसे होगा, ये जब तक हम लोग ये एक्सपेंसेस लिस्ट नहीं करेंगे तब तक वो आइडियाज़ नहीं आएंगे कि हम ये एक्सपेंसेस में सेविंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने लिस्ट बताई है, ये पूरा लिस्ट नहीं है। दीज आर ओनली मेजर हेड एक्सपेंसेस, कि जो एकदम ग्लेरिंग मतलब जो बड़े एक्सपेंसेस हैं वही मैंने आपको अभी बताया है। ये छोड़ के भी बहुत से फिक्स एक्सपेंसेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेफिनेटली होंगे। उसके बाद में मंथली फिक्स एक्सपेंसेस है, पेट्रोल का एक्सपेंस है, अपना कन्वेंस का एक्सपेंसेस है, अपना जो घर का राशन आता है उसका एक्सपेंसेस है, और फिर मंथली वेरिएबल एक्सपेंसेस भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, पिछला अपना अकाउंटिंग फिनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, नया फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। तो साल भर में
हमारा खर्चा कितना होने वाला है, उसके हिसाब से हमारा इनकम कितना होना चाहिए, इसका दोस्तों कैलकुलेशन अपने हर एक के पास होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो कैलकुलेशन अपने हाथ में नहीं रहेगा तब तक हमको सेव कितना करना है या हमारा सेव कितना होगा, एंड आउट ऑफ दैट सेविंग्स कॉन्टीजेंसी के लिए कुछ पैसा रख के हमको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, उसका आइडिया दोस्तों हमको नहीं आएगा। यही पर्पस था कि पिछले 4-5 मिनट से मैं ये जमा खर्च मतलब इनकम और एक्सपेंसेस जो अपने हैं इंडिविजुअल, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अपना टॉपिक मालूम है, अपना टॉपिक इन्वेस्टमेंट का रहता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रहता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है। तो इसीलिए अपना खर्चा कितना है, अपना लायबिलिटी कितना है, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपना इनकम कितना है, अपना सेविंग कितना हो रहा है, वो सेविंग में से कॉन्टीजेंसी के लिए पैसा बाजू रख के हम कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ टोटल बैलेंस अमाउंट जो अपने हाथ में रहेगा पूरा खर्चा और जो मैंडेटरी सेविंग है वो जाने के बाद उसमें से हम कितना रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, उतना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है। अभी मैं कहाँ से कहाँ आया ये बात आपको समझ में आई रहेगी। इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंस का कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हो बहुत अच्छा है, यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर, यू आर अ स्मार्ट फिनेंशियल प्लानर। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो तुरंत ये करना चालू कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। अभी दोस्तों आते हैं जो अपना आज का दूसरा टॉपिक है, अपना स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक, इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए, मार्केट को रिजल्ट्स पसंद नहीं आए, ऐसा टीवी पे मैं सुबह से देख रहा था। रिजल्ट्स आर नॉट एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो इन्फोसिस के प्राइस में दोस्तों आज 10-12% का ड्रॉप हुआ। मैंने आज बाय करने के लिए ऑर्डर रखा था, लेकिन लालच मन में जा रहा था, मैंने 15% नीचे ऑर्डर रखा था 10% का सर्किट खुलने के बाद, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे 10-11% इन्फोसिस का शेयर नीचे क्लोज हुआ। दोस्तों आज टीवी देखने के टाइम एक मैंने अच्छा सेंटेंस सुना, अगर मार्केट में किसी को तेज़ी लाना है तो मार्केट में तेज़ी लाने के लिए बहुत से पैसे का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर मंदी लाना है दोस्तों तो एक छोटा सा ख़राब न्यूज़ भी उसके लिए सफिशेंट है मंदी लाने के लिए। दोस्तों मेरे हिसाब से इन्फोसिस में आज ऐसा ही हुआ। मार्केट एक्सपेक्टेशन हम लोग दोस्तों ये वर्ड हमेशा सुनते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन। ये मार्केट एक्सपेक्टेशन मतलब है क्या, ये मुझे अभी तक समझा नहीं। ये मार्केट होता कौन है एक्सपेक्ट करने के लिए कि मुझे ये कंपनी से इतना चाहिए, ये कंपनी से मुझे इतना परफॉर्मेंस चाहिए। कंपनी कैसा चलता है ये सब लोगों को मालूम है। कंपनी चलाना, बड़ा कंपनी चलाना, एंड दैट टू इन द अनसर्टन सिचुएशन, कंपनी चलाना, उसमें ग्रोथ मैनेज करना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करना, दैट वे इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। और ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या आई वुड से अबव एवरेज परफॉर्म करती है और उनका जो आगे का जो गाइडेंस है वो भी समझो पॉजिटिव गाइडेंस है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज जो इन्फोसिस की पिटाई हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर मंदी लाना हो तो दोस्तों एक छोटा सा ख़राब न्यूज़ भी सफिशिएंट है। तो ये ऐसा ख़राब न्यूज़ वीकेंड को आया इन्फोसिस के रिजल्ट में। अकॉर्डिंग टू मी रिजल्ट्स कंसिडरिंग द सिचुएशन और नॉट बैड, बिकॉज दोस्तों रिजल्ट्स है या कोई भी चीज़ है वो वी हैव टू सी इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि ये जो XYZ चीज़ हुई है या कौन सी इवेंट हुई है वो कौन से सिचुएशन में और कौन से एनवायरनमेंट में हुई है। अभी हम सबको मालूम है इंडिया के जितने IT कंपनीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स में भी यूरोप है, US है, उनमें एक्सपोजर अपना IT कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा है। हाल ही में हमने सुना US में एक बैंक बैंकरप्ट हो गई, क्रेडिट स्विस का भी प्रॉब्लम चालू है। तो उसके वजह से दोस्तों जो US का जो मार्केट है और जो US का जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है ऑन इन्वेस्टमेंट इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया है ऐसा मुझे लगता है। और वो स्लो डाउन की वजह से दोस्तों इन्फोसिस जैसा कंपनीज हो या TCS जैसे कंपनीज हो, उन्होंने अपना जो अगले साल का जो गाइडेंस है उसमें थोड़ी सी कटौती की है। लेकिन दोस्तों इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी इन्फोसिस ने अगले साल का जो उनका प्रोजेक्शन है, अगले साल का जो उनका एक्सपेक्टेशन है, अगले साल का जो उनका आउटलुक है, वो अभी भी उन्होंने पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आज का जो फॉल है दोस्तों वो मेरे हिसाब से अनवारंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था, अनवारंटेड था। और मेरे हिसाब से इसमें मंदी करने वाले जो लोग हैं उनका दोस्तों हाथ बहुत बड़ा है।
और एक चीज़ है दोस्तों कि मार्केट में कोई अगर अच्छा और बड़ा इवेंट आने वाला है तो वो इवेंट के पहले वो जो इंडस्ट्री है या वो जो सेक्टर है उसमें दोस्तों थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है, ये मंदी करने वाले लोग उसमें वो जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अनसर्टन करते हैं। ये मेरा दोस्तों एनालिसिस है और ये मैंने देखा भी है। अभी दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आने वाला है। टाटा टेक्नोलॉजी सेम सेक्टर में है, तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आएगा वो कुछ 700 से 850 रुपये के आसपास आएगा। ग्रे मार्केट में अभी उसका वही प्राइस चालू है। तो दोस्तों पॉसिबल है कि वो आईपीओ का रिस्पांस थोड़ा ठंडा रहे, इसीलिए आईटी कंपनीज़ के शेयर्स अभी से नीचे नीचे जा रहे हैं। ये मेरा गेस है, लेकिन बहुत बार मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कोई अच्छा इवेंट अगर आने वाला रहेगा पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो वो इंडस्ट्री में दोस्तों कोई ना कोई ख़राब न्यूज़ उसके पहले 1 या 2 महीना पहले आती ही है। ये मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों वापस इन्फोसिस की तरफ आते हैं। इन्फोसिस का ये साल का जो परफॉर्मेंस हुआ और ये क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस उनका हुआ वो मेरे हिसाब से इन द गिवन सिनारियो, मतलब पिछले 6 महीने में पहले आया कोविड, उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद में यूएस में जो बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आया है, विद दोस्तों दैट बैकड्रॉप एंड कंसिडरिंग ऑल दैट सिचुएशन, मेरे हिसाब से, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फोसिस का परफॉर्मेंस इन द गिवन सिचुएशन अच्छा हुआ है। ये मेरा मानना है। साल भर का भी अच्छा हुआ है, क्वार्टर का भी अच्छा हुआ है और अगला जो उनका जो उन्होंने आउटलुक दिया है दोस्तों, वो आउटलुक भी कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन अच्छा ही है। अगर सिचुएशन थोड़ा भी दोस्तों इसमें अगले साल में इम्प्रूव हुआ तो डेफिनेटली उनका जो आउटलुक उन्होंने जो दिया है अगले साल का, उससे उनका परफॉर्मेंस अगले साल में अच्छा ही होगा। मतलब करंट ईयर से भी उनका परफॉर्मेंस अगले साल में अच्छा होगा। चलिए उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। फुल ईयर में दोस्तों कांस्टेंट करेंसी में ऑलमोस्ट 15% के आसपास उनका रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। उसमें भी दोस्तों उनका जो डिजिटल बिजनेस है उसमें 25.6% का ग्रोथ हुआ इन द कंप्लीट ईयर और क्वार्टर 4 में 15% का ग्रोथ हुआ। अभी ये जो डिजिटल बिजनेस है, ये डिजिटल बिजनेस का ग्रोथ मैंने स्पेसिफिकली अलग से क्यों बोला, क्योंकि इन्फोसिस का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें ये जो डिजिटल बिजनेस है उसका शेयर इज़ क्लोज टू ऑलमोस्ट 63%। मतलब 63% का जो उनका बिजनेस है उसमें ग्रोथ इज़ 25.6% फॉर द कंप्लीट ईयर एज अगेंस्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 15%। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ उनका बिजनेस है उसमें ग्रोथ अच्छा है, जो बैलेंस बिजनेस है उसमें उनके रेवेन्यू में थोड़ा डाउनटर्न आया है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है डिजिटल बिजनेस उसमें उनका ग्रोथ अच्छा है। क्वार्टर 4 में भी दोस्तों उनका डिजिटल बिजनेस में 15% का ग्रोथ है। ये नोट करने वाली बात है और ये अच्छा परफॉर्मेंस है अगेन इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। ऑन टॉप ऑफ दिस दोस्तों पिछले साल में ऑलमोस्ट 95 लार्ज डील्स मतलब क्लोज टू अमाउंटिंग टू 9.8 बिलियन यूएसडी इन्फोसिस ने सिक्योर किए हुए हैं। और जो टोटल बिजनेस सिक्योर किया इन्फोसिस में उसमें 40% उनका नेट न्यू बिजनेस है। अभी ये नेट न्यू बिजनेस मतलब क्या है दोस्तों, समझो आपके पास 10 कस्टमर है, वो 10 कस्टमर में से कुछ कस्टमर्स का ऑर्डर आपको करंट ईयर में समझो नहीं मिलता है, उसके सामने 5 नए कस्टमर्स आते हैं। तो जो नया बिजनेस मिलता है उसमें से जो बिज़नेस अपना करंट ईयर में समझो हमको नहीं मिला ड्यू टू सर्टन रीज़न, वो ऐड लेस करके नेट बिजनेस होता है। और ये जो नेट बिजनेस है उसमें भी 40% का ग्रोथ हुआ है। दिस इज़ एज़ पर कंपनी ने जो कॉन कॉल किया है, वो कॉन कॉल दोस्तों ऑनलाइन कंपनी के साइट पे अवेलेबल है। मैं आप हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉन कॉल आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो कॉन कॉल में सलील पारेख जो सीईओ है इन्फोसिस के, उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा किया दैट एक्सेलेंट बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर 2023। मतलब as the CEO of the company, he is also satisfied, or rather I would not say satisfied, he is happy about the company's performance in last year. अगर उनका ऑपरेटिंग मार्जिन का बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो फुल ईयर का उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 21% के आसपास रहा। अभी आते हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन की तरफ। स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था 22%। अगले साल के लिए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन का मतलब जो गाइडेंस इन्फोसिस से आएगा वो था 22 से 24%।
उसके सामने इन्फोसिस ने मार्जिन डिक्लेयर किया, ऑपरेटिंग मार्जिन 21%, मतलब 21 एंड 22 1% का गैप है। ये 1% के गैप के लिए आज इन्फोसिस का शेयर 10% पीटा। ये मेरे हिसाब से बहुत नाइंसाफ़ी है और ये गलत चीज़ है। ये टेम्पररी फॉल है अकॉर्डिंग टू मी। और दोस्तों अगले साल के लिए भी कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो रेवेन्यू में कंपनी में 4 to 7% का कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू गाइडेंस में इंक्रीज का उनका असेसमेंट है। और जो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20 से 22% का है, एज अगेंस्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ऑफ 22 to 24%। ज़्यादा मार्जिन में डिफरेंस दोस्तों नहीं है एज़ पर मी। अभी 2% इन एब्सोल्यूट वैल्यू भी बहुत होता है, बट अगेन आई वुड कम बैक एंड से कि इन द गिवन सिनारियो, जो अभी का सिनारियो है आईटी इंडस्ट्री के लिए, जो सब आईटी इंडस्ट्रीज़ के शेयर आज पीटे हैं, तो जो सिचुएशन में अभी आईटी इंडस्ट्रीज आईटी कंपनीज काम कर रहे हैं, यूएस का जो फिनेंशियल मार्केट में जो प्रॉब्लम चालू है, जो स्लो डाउन का उनको थोड़ा सा रिस्क लगता है, कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स दोस्तों, 4 to 7% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 20 to 22% ऑपरेटिंग मार्जिन, ये जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों, इन्फोसिस का जो एट्रिशन है वो पिछले 4 क्वार्टर में इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। दोस्तों एट्रिशन मतलब जो एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं उसको एट्रिशन बोलते हैं। नॉर्मली आईटी इंडस्ट्री में ये एट्रिशन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन एज पर कंपनीज सीईओ दिस एट्रिशन परसेंटेज इज़ कॉन्स्टेंटली कमिंग डाउन ओवर लास्ट 4 क्वार्टर्स। इसका मतलब दोस्तों जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी में कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करने वाला है, कंपनी के पास ऑर्डर्स है और अपना टाइम कंपनी में अच्छा कंपनी यूटिलाइज करने वाला है, ये एम्प्लॉयज़ के पास कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों एट्रिशन थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। इसका दोस्तों और एक निगेटिव मतलब भी कोई निकाल सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको बाहर किधर काम नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो इन्फोसिस में टिके हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस जैसे कंपनीज़ जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है उनको ही रोल्स पे लगते हैं, उनको ही भले वो बेंच पे बिठाए, लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉयज़ रखते हैं कि जो उनके काम के हैं। तो दोस्तों दोज एम्प्लॉयज़ एज वी सी एट्रिशन रेट इज़ कमिंग डाउन, तो एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो हैविंग सफिशिएंट कॉन्फिडेंस इन कंपनीज वर्किंग। ये दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगले साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा उसका दिस कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स। एंड दोस्तों कंपनी मैनेजमेंट इज़ वेरी ओपन। कंपनी मैनेजमेंट ने ये जो Q4 में जो उनका रेवेन्यू में जो रिडक्शन आया है उसका रीज़न उन्होंने साफ साफ बोला है कि देयर हैज़ बीन अ अनप्लान्ड प्रोजेक्ट रैम डाउन। दोस्तों ये अनप्लान्ड होने की वजह से एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होने की वजह से कंपनी ऑल्सो कुड नॉट ऑफसेट दिस लॉस इन द बिजनेस विद द न्यू बिजनेस। हैड दिस बीन प्लान्ड ऑलरेडी, मतलब ये अगर कंपनी को मालूम होता कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है, बैंकिंग सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स होने वाला है, तो कंपनी दोस्तों एंटिसिपेट करके बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा फोकस कम करके कंपनी कुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज समवेयर एल्स। आगे जाके दोस्तों यही होगा, जैसे ही कंपनी को अभी मालूम पड़ा कि बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम है, आगे जाके ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होने वाला है, तो दोस्तों कंपनी भी अपना फोकस वो सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आगे जाके डेफिनेटली चेंज करने वाली है। सो ऑन वन साइड प्रोजेक्ट में अनप्लान्ड रैंप अप में जो उनका कमी हुआ वो हुआ, उसके बाद में दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टन सिचुएशन जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा सा स्लो हुआ है। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिजल्टिंग इन द लोअर वॉल्यूम्स। और इसीलिए अगर Q4 की बात करेंगे तो Q4 में ईयर ऑन ईयर में दोस्तों 8% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर में 3% का रेवेन्यू में रिडक्शन हुआ है। लेकिन एज पर कंपनी मैनेजमेंट पाइपलाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पाइपलाइन मतलब जो उनके ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स के जो उनके निगोशिएशंस चालू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड सेवरल मेगा डील्स आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट के अगले साल में in this uncertain and challenging situation company would still achieve a growth of 4 to 7% in the top line and operating margin of 20 to 22%। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद और ये सब एनालिसिस करने के बाद डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस ये दोस्तों T20 वाला कंपनी नहीं है। T20 मतलब मालूम है आजकल IPL चालू है, 3-4 घंटे में मैच ख़त्म होता है, ऐसा ये कंपनी नहीं है। ये कंपनी दोस्तों 5 दिन का टेस्ट मैच जैसा कंपनी है। दोस्तों अपने इंडियन क्रिकेट टीम में तेंदुलकर, सहवाग, धोनी, विराट कोहली,
इन जैसे प्लेयर होने के बावजूद हम लोग T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन टेस्ट मैच के रैंकिंग में वी आर स्टिल एट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी T20 वाला शेयर नहीं चुनना है अनलेस यू आर अ ट्रेडर। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं T20 वाला कंपनी चुनो, उसमें 1-2 दिन में जितना थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं कमाओ, लेकिन दोस्तों उसमें हारने का भी बहुत बड़ा चांस रहता है। लेकिन टेस्ट मैच जैसी कंपनी चुनो। टेस्ट मैच में इन्फोसिस अकॉर्डिंग टू मी इज स्टिल एट नंबर 1 नंबर 2। इसको दोस्तों एक ही बार में बाय नहीं करना है। अभी 10% नीचे आया, थोड़ा सा बाय करो। जिनके पास पहले से हायर रेट पे अगर समझो बाय किया हुआ है, मेरे हिसाब से घबराने का ज़रूरत नहीं है। लोअर लेवल पे दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने रिलायंस के बारे में बोला था कि रिलायंस इज़ अ SIP स्टॉक, वैसे ही दोस्तों इन्फोसिस इज़ अ SIP स्टॉक। इन्फोसिस में एक बार लिया और भूल गए, ऐसा हमको नहीं करना है। अभी आज इन्फोसिस का शेयर 10% डाउन था। हो सकता है कि कल अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव रहा, कल भी थोड़ा 4-5% नीचे आ सकता है। तो इसको दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके कांस्टेंट बेसिस पे एक्यूमुलेट करना है। हर महीने, हर 15 दिन में इसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, भले वो 1 रहने दो, 5 रहने दो, 10 रहने दो, अपना जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से दोस्तों इन्फोसिस में SIP की तरह आगे जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है वो इन्फोसिस को बिना डरे अकॉर्डिंग टू मी होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन्फोसिस के बारे में, जब भी ऐसा शार्प डाउन टर्न आया है ना, उसके बाद में 1 या 2 महीने में एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ इन्फोसिस के बारे में हमेशा आता है। दैट पॉजिटिव न्यूज़ कुड बी बोनस। पिछला बोनस 2018 में आया था 1:1। बोनस हो सकता है, बायबैक हो सकता है, या राइट इशू भी हो सकता है। कुछ ना कुछ दोस्तों गुड न्यूज़ इन्फोसिस के शेयर में ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगा, ये मेरा मानना है। तो जिनके पास हायर लेवल पे है बने रहे, डरने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट उसको कर सकता है। जिनके पास नहीं है, फ्रेश एंट्री करना है। कल का एक दिन रुकिए, प्राइस का जो मूवमेंट है उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है वो देखिए। और दोस्तों जैसे ही प्राइस स्टेबलाइज होता है, समझो आज शेयर का भाव 10% नीचे आया, कल और समझो 2-3% नीचे आया, परसों से अगर समझो नीचे आना बंद हुआ, दैट इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट। कल भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला SIP की तरह इसको एक्यूमुलेट करना है। T20 की तरह बाय नहीं करना है, टेस्ट मैच की तरह, मतलब लंबे समय के लिए और लंबे समय तक इसको बाय करना है। 20 से 25% दोस्तों कब मिलेगा इसमें हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो अभी जो इम्पैक्ट आया है, सडन जो डाउन टर्न आया है, उससे रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 20 से 25% का रिटर्न इसमें कब मिलेगा हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग इसको कंटिन्यूस बेसिस पे SIP की तरह अगर इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो। लेकिन जैसे मैं मेरे हर एक वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, मेरा काम है खाली कंपनी का एनालिसिस करना, और मेरा जो व्यू पॉइंट है मेरे वीडियो के ज़रिए आप तक उसको पहुँचाना। शेयर खरीदना नहीं खरीदना, शेयर में बने रहना है, स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है, कितना बाय करना है, कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट, दोस्तों ये पूरा डिसीजन आप अपना खुद का एनालिसिस करके, आप अपना खुद का एक्सपर्टाइज यूज़ करके, आप आपका खुद का नॉलेज यूज़ करके आपका डिसीजन आपको खुद को लेना है। क्योंकि पैसा आपका है, फ़ायदा हो नुकसान हो दोनों आपका है। लेकिन मेरा यही दोस्तों हमेशा कहना रहता है कि हार्ड अर्न मनी अपना लूज़ नहीं होना चाहिए, हार्ड अर्न मनी में हमको लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अभी लॉस में हैं, मेरे हिसाब से इन्फोसिस में बने रहना चाहिए। फियर में, या अभी जो थोड़ा सा अनसर्टन एनवायरनमेंट है इन्फोसिस और बाकी के IT कंपनीज़ के लिए, उसके वजह से दोस्तों लॉस बुक नहीं करना चाहिए। स्लोली एंड श्योरली SIP की तरह इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले 1 साल में इसमें वापस दोस्तों 20 से 25% का अप्रिसिएशन होगा, लेकिन स्लोली SIP की तरह धीरे धीरे करके इसको बाय करना है। एक ही टाइम में T20 की तरह एक ही टाइम में बाय नहीं करना है, टेस्ट मैच की तरह धीरे धीरे इसको बाय करना है। और जैसा मैंने बोला कि जब भी कभी ऐसा शार्प डिक्लाइन इन्फोसिस के शेयर में आता है, आगे जाके दोस्तों इन्फोसिस ने कुछ ना कुछ शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा डिसीजन अनाउंस किया है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।